हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्जामिनेशन के लिए ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियसली आस्क्ड हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इन ईवीएस कंसेप्ट एंड इश्यूज हैव नॉट बीन कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू साइंस एंड सोशल साइंस। व्हाई? फर्स्ट, syllabus of EVS has been prescribed as such by CBSE. Second, the child looks at her or his environment in holistic manner. Third, it is a good teaching learning strategy. And fourth, it is फॉर डिक्रीजिंग द सिलेबस लोड। तो जैसे कि आपको पता है कि जो प्राइमरी क्लास के लिए ईवीएस सब्जेक्ट होता है वहाँ पे सब जो पार्ट है उसे साइंस एंड सोशल साइंस में नहीं डिवाइड किया गया है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट को एज अ होल देखते हैं, राइट। तो उनकी जो लर्निंग होती है वो होल टू पार्ट्स की तरफ जाती है। तो फिफ्थ क्लास तक उन्हें ईवीएस के थ्रू ही साइंस, सोशल साइंस, सभी तरीके के जो सब टॉपिक्स हैं उनसे उन्हें इंट्रोड्यूस कराया जाता है और वो थीम्स के बेस में डिवाइड किया गया है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड, यानी द चाइल्ड लुक्स एट हर हिज एनवायरनमेंट इन होलिस्टिक मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true with respect to EVS subject for class first and second? First, issues and concern related to EVS are transacted through language. Second, issues and concern related to EVS are transacted through language and mathematics. Third, EVS is a new subject introduced at the class first to second. And fourth, EVS as subject is not easy to understand at class first and second. तो क्वेश्चन ये है कि जो ईवीएस सब्जेक्ट है वो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि जो ईवीएस है वो थर्ड टू फिफ्थ क्लास में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसका रीज़न यही है कि फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में आपका लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स दो सब्जेक्ट होता है, जहाँ पे पोम्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू आपको ईवीएस के कुछ टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, राइट। तो इसी रीज़न की वजह से वहाँ पे ईवीएस सब्जेक्ट नहीं रखा गया है फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी इश्यूज एंड कंसर्न रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांजेक्टेड थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। Next question, in EVS themes have been proposed instead of topics in the syllabus. Why? First, for reducing chapters in EVS. Second, to enhance the environmental comprehension of the learners. Third, for developing connected and interrelated understanding of issues of the learner's local environment. And the fourth, theme based EVS transaction is easy as compared to the topic. यानी कि जो EVS सब्जेक्ट है वहाँ पे सब टॉपिक्स एंड टॉपिक्स के अलावा थीम्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसका एक मेन रीज़न है ताकि वहाँ पे बच्चे जो हैं वो इंटर रिलेट करके लर्निंग करें। इंटीग्रेटेड लर्निंग होती है ईवीएस की। अगर आपने पेडागोजी पढ़ी है तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड लर्निंग है, क्योंकि हम वहाँ पे साइंस, सोशल साइंस, इनको सब्जेक्ट और इन्हें सेक्शंस में ना बांट के हम उसे एज एन इंटी रिलेटेड और होल पढ़ते हैं, राइट। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। Next question, which of the following is not one of the six broad themes of EVS in the present syllabus? First, food. Second, shelter. Third, things we make and do. And fourth is work and play. तो work and play जो है वो आपका सब थीम है, मेन थीम नहीं है। तो फूड, शेल्टर एंड थिंग्स वी मेक एंड डू ये आपकी मेन ब्रॉड थीम है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है वर्क एंड प्ले। Next question, which of the following is not true with respect to EVS? First, nature of EVS is integrated. Second, EVS is based on child-centered learning. Third is EVS provide opportunities to the learner to explore their environment. And fourth, EVS emphasize description and definition. तो first, yes, EVS का जो nature है वो integrated है, और सेकेंड ईवीएस जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है बेस। एंड थर्ड, ईवीएस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्नर टू एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट। ये बट ईवीएस प्राइमरी क्लास में डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन पे बेस नहीं है, क्योंकि हमें रोड मेमोराइजेशन नहीं करना है, तो इसलिए इसमें नहीं पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is very important in constructing knowledge in EVS? First, active participation of the learner. B, relating child knowledge with the teacher's knowledge. C, learning EVS outside the four walls of the classroom. And D, relating child's local knowledge to the school knowledge. तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शंस की तरफ जाना है।
तो ईवीएस पढ़ने से पूछा गया है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है। तो यस, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। थर्ड है कि लर्निंग ईवीएस आउटसाइड द फोर वॉल्स है, तो ये बियॉन्ड द क्लासरूम हमें उन्हें स्टडी कराना है। एंड रिलेटिंग चाइल्ड लोकल नॉलेज टू द स्कूल नॉलेज, यस, यानी उनका जो बाहर का एनवायरनमेंट है या नेबरहुड का एनवायरनमेंट है या फैमिली एनवायरनमेंट है, उसे हमें स्कूल में वेलकम करना है और उसी को जोड़ के उनकी लर्निंग करानी है। तो करेक्ट ऑप्शंस पूछे गए हैं, तो राइट आंसर है ए, सी एंड डी, यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू एंगेज लर्नर इन ईवीएस इज फर्स्ट नरेटिव, सेकंड रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, थर्ड इज एक्सप्लेनेशन बाय टीचर एंड फोर्थ इज क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन। तो ईवीएस पढ़ाने का सबसे बेस्ट वे है नरेटिव्स, यानी कि कहानियाँ, पोम्स के थ्रू बच्चों को टॉपिक्स से इंट्रोड्यूस कराना। आपने अगर ईवीएस की बुक भी देखी होगी तो टॉपिक स्टार्ट होता है एक क्वेश्चन के साथ, एक क्वेरी के साथ या किसी शॉर्ट स्टोरी के साथ। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन शुड बी encouraged to tap sources other than textbook and teacher in EVS. Why? First, textbook and teacher are not the only source of EVS learning. B, it will promote the involvement of parent and communities. C, it will provide opportunity to teacher to know the child's background. And D, it will develop psychomotor skills and aesthetic sense of the children. यानी पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? पहला, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। बी, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। सी, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। एंड डी, यह बच्चों को सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो डी इसमें करेक्ट नहीं है, बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं वो आपके करेक्ट हैं। इसका राइट आंसर है ए, बी, सी, क्योंकि साइकोमोटर और एस्थेटिक सेंस हमें बच्चों में डेवलप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर ऑलवेज बिगिंस बाय conducting activities followed by question and discussion. The objective of conducting activities, question and discussion is to first assess the children's process skill, B, provide an opportunity to the children to explore, C, provide an opportunity to the children to express themselves, D, discriminate between the children based on their pace of learning. यानी कि जब हम कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस करें एक्टिविटी, तो हम क्वेश्चंस एंड डिस्कशन के थ्रू स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके करने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है। तो यस, हमें बच्चों के प्रोसेस को एसेस करना है ड्यूरिंग द एक्टिविटी। बी, उन्हें हमें और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी है और हर एक बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, बट हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। राइट, तो डी ऑप्शन इसमें नेगेटिव है, बाकी सारी ऑप्शन पॉजिटिव हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, बी एंड सी, डी नहीं है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट एंड हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड। Teacher makes group of learners and provide them material related to the experiment. Why does teacher form group of learners? First, it promotes peer learning. B, it improves social interaction. C, group learning is effective way of learning EVS without burden. And D, group learning is an essential strategy to maintain discipline in the class. यानी एक शिक्षक है जिसने खाना किस प्रकार से खराब होता है इस पर प्रयोग करने के लिए बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया। तो ऐसा उसने क्यों किया? तो फर्स्ट है कि ये एक तो पीयर लर्निंग को प्रमोट करेगा, बच्चे साथ में अपनी क्लास के बच्चों के साथ जो है वो आपस में डिस्कशन करेंगे। एंड बी, यस, ये कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन को भी इम्प्रूव करेगा। तो राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following should not be the indicator for assessment in EVS? First, concern for justice and equality. Second, cooperation. Third, remembering. And fourth is questioning. यानी ऐसा कौन सा आकलन का संकेतक नहीं होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन में? तो याद करना, अगेन ये नेगेटिव वर्ड है, याद करने को हमें प्रमोट नहीं करना है।
तो remembering is not the correct option here. Next question. In EVS, teachers should provide opportunities to the children to assess themselves. Self-assessment is first CCE, second assessment as learning, third assessment of learning, and four असेसमेंट फॉर लर्निंग। यानी पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए, तो स्व आकलन है। तो हमने तीन तरीके के असेसमेंट पढ़े होंगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। जो ऑफ लर्निंग होता है वो सबमिटिव असेसमेंट की तरफ जाता है, जहाँ पे हम पूरे साल का एक ईयरली एग्जामिनेशन लेते हैं। जो फॉर लर्निंग होता है वो आपका FA यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ जाता है, जहाँ पे हम टाइम टू टाइम इंटरवल पे टेस्ट लेते हैं और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसे हम असेस कर सकते हैं। बट जब हम अपना खुद का असेसमेंट करते हैं तो वहाँ पे आता है असेसमेंट एज लर्निंग। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग स्केल में से कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? रिटन क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट एंड असाइनमेंट। यानी विच टेक्निक इज यूज्ड इन द रेटिंग स्केल? रिटन, ऑब्जर्वेशन एंड चेकलिस्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट, टू बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। सेकंड, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। थर्ड, बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। एंड फोर्थ, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो अगेन हमें बच्चों को फर्स्ट तो सही है, टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड creativity of the child, to develop awareness, to engage child exploratory एंड हैंड ऑन एक्टिविटी। बट हमें उन्हें परिभाषाएं याद करने की तरफ प्रोत्साहित नहीं करना है। इसमें आपसे नहीं पूछा गया, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक या संकेतकों के का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, एक्सप्रेशन, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशन। सो इसमें सबसे पहला है आपका एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सप्रेशन हो सकता है, एनालिसिस हो सकता है एंड आपका अवलोकन हो सकता है, यानी ऑब्जर्वेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, राइट। सो ये थे आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस EVS के, राइट। So if you like the video, please like, comment, share and subscribe and keep studying. Thank you so much.